हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो एमसीक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 9 है और इसके पहले हम लोग 8 लेक्चर्स जो कवर कर चुके हैं। उन लेक्चर्स में हम लोग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बाइनॉमियल थ्योरम, ये सब चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन कम्बिनेशन का ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो इन लेक्चर्स में हम लोग पर चैप्टर 30 to 50 क्वेश्चंस जो है 30 से 50 क्वेश्चन जो है हर चैप्टर में आपको कवर करवाता हूं। और ये जो लेक्चर्स हैं किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन लेक्चर्स को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे नई नई टेक्निक्स सीखने को जरूर मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी का डेट जो है लगभग अनाउंस हो गया है। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है। आप पर डे कम से कम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में तैयारी में जो है काफ़ी आपका हेल्प करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर व्हाट्सएप करके आप कोर्स से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स अगर आपको टीजीटी पीजीटी से संबंधित ज्वाइन करना हो, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपकी स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा ये द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम निकालना है किसका, एनपीआर का और एनसीआर का। हमारा एलसीएम क्या होगा। देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जब भी दो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, जैसे एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इसका एलसीएम निकालना हो तो हम लोग, इसका फार्मूला ये होता है कि ऊपर जो नोमरेटर है उसका क्या निकाला जाता है, एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने की, हमें निकालना है एलसीएम ऑफ एनपीआर। एनपीआर का फार्मूला हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नोमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल कॉमा एन फैक्टोरियल, इसका एलसीएम निकालेंगे और डिवाइडेड बाई एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, एचसीएफ दो नंबर है। पहला नंबर हमारे पास है एन माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमा दूसरा नंबर हमारे पास है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर तो सेम सेम नंबर है। जैसे मान लीजिए 2 और 2 का एलसीएम पूछा जाता है, 2 ही आप बताएंगे उसका एलसीएम। इसी तरीके से एन फैक्टोरियल का एलसीएम कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में आपको देखना है कि इन दोनों में बड़ा से बड़ा वो कौन सा नंबर है जो ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल होगा, जो दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल को हम लोग एनपीआर बोलते हैं। इसका मतलब एनपीआर और एनसीआर का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, एनपीआर आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि अगर एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस वन हो और एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन हो तो एन कामा आर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं दूसरा रिलेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन में गिवन है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पर चूंकि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई तो है नहीं, मतलब आर आर माइनस वन के बराबर तो है नहीं, इसलिए एक्स इज इक्वल टू वाई न लग के बल्कि इसमें क्या लगेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन लगेगा। तो एक्स प्लस वाई अगर करें तो आर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू एन हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस आर इज इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो इसी से हम लोग ऑप्शन से इतने से ही चेक कर सकते हैं इसको। चलिए ऑप्शन में सबसे पहले एन और आर चेक करते हैं। पहला जो नंबर होगा वो एन होगा, दूसरा नंबर आर होगा। तो अगर पहला ऑप्शन चेक करें कि आर इज इक्वल टू कितना रख दें, 3, एन और आर, तो आर कितना होगा 3 और एन कितना होगा 2, तो 2 प्लस 1 3/2। क्या 3 3/2 के बराबर होता है, नहीं। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है और एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 प्लस 1 4/2, 4/2 तो 2 आता है, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें दूसरे जो दूसरा हमें रिलेशन दिया गया एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस वन, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ NPR इज इक्वल टू व्हाट। NPR को लिखा गया और कुछ एक्सप्रेशन दिए गए ऑप्शन में, आपको बताना कि कौन सा एक्सप्रेशन NPR के बराबर होगा। ये क्वेश्चन TGT 2010 में पूछा गया है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप चारों ऑप्शन को आप सॉल्व करेंगे एक एक करके, तो आप का इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, और n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल के टर्म में सॉल्व करके फिर LCM निकाल के ये सब करने में काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। तो इसका बेहतर तरीका ये होगा कि इसमें n और r की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले लीजिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं n इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3 और मैं r इज इक्वल टू ले लेता हूँ 2। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, NPR का मतलब हो गया 3p2, ठीक है। और 3p2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जिस ऑप्शन में 6 आएगा वही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में पुट करते हैं, तो ए ऑप्शन में हमारे पास n कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 मतलब कितना होगा, 2। और पी आर कितना हमारे पास 2 है, तो 2p2 हो गया, प्लस आर का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू फिर n-1 मतलब 2, PR-1 का मतलब P1 हो गया, ठीक है। तो 2p2 तो होता है 2 फैक्टोरियल, प्लस 2 इंटू 2p1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो पहले ही ऑप्शन में देखिए 6 आ गया, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। B, C, D ऑप्शन में आप रख के देख लीजिएगा, निश्चित रूप से उसमें किसी की भी वैल्यू 6 नहीं आएगी। अगर दूसरे ऑप्शन में आप पुट करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तीसरे में आप पुट करेंगे तो वो भी 8 देगा, और चौथे में पुट करेंगे तो 4 देगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में से ही आपको 6 मिलेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब पहला करेक्ट हो गया तो बाकी को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ an इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन NCR, देन समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r अपॉन NCR की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन TGT 2011 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लेगा आपका, ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट आपका ले लेगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू अगर 3 ले लें तो पहले जो an दिया गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, A3 में कन्वर्ट हो गया। A3 कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 टू 3, ठीक है। n के जहाँ 3 रख देंगे 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा n, मतलब n कितना है, 3 है ना। यहाँ से हम लोग n इज इक्वल टू कितना रख चुके हैं, 3 रख चुके हैं, तो यहाँ पे 3 में बना देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 और कितना आ जाएगा CR आ जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 C0, फिर r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 C1, फिर r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 C2, और फिर r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 C3 आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस कितना आ जाएगा 1, मतलब ये टोटल आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो an को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है उसको भी जरा, उसमें भी हम n की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन है हमारा r इज इक्वल टू 0 टू n लिखा है, n की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ, और r अपॉन क्या करना है, NCR मतलब 3CR रखना है। फिर इसमें हम r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला टर्म तो 0 बन जाएगा, दूसरा टर्म हमारा बनेगा 1 अपॉन 3C1, फिर r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 अपॉन 3C2, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 अपॉन और कितना हो जाएगा 3C3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना, पहला तो टर्म तो 0 हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म हमारे पास हो जाएगा 1/3, अगला टर्म हो जाएगा 2/3, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में देखना है, अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें 4 देता है। जो ऑप्शन हमें 4 देगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन में अगर हम n इज इक्वल टू कितना रखना, 3 रखना, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 और यहाँ पर क्या रखना 2A3 है ना, 2A3, और 2A3 कितना आ जाएगा, A3 हम लोग निकाला था अभी, A3 कितना था 8/3, तो 2 इंटू 8/3 मतलब 16/3 आ जाएगा। मुझे तो चाहिए 4, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया गया n इंटू an, n इज इक्वल टू 3 रखा गया है, और A3, और A3 हमारे पास कितना आ गया है, A3 हमारे पास आया है 8/3, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, हमें तो चाहिए 4, इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में रखते हैं, यानी इज इक्वल टू कितना रखना है 3, और A3 कितना हमारे पास है 8/3, और नीचे हमारे पास कितना है 2 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 8/2 4 आ जाएगा, 4 हमें चाहिए ही, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। का जरा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अगर एक क्वाइन को 6 बार फेंका जाए तो कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। KBS TGT 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक क्वाइन को फेंकेंगे तो उसके 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
तो एक कॉइन को फेंकने से 2 आउटकम आते हैं, उसी कॉइन को 6 बार फेंकना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 बार आएगा, मतलब 2 की पावर 6, मतलब टोटल कितने आउटकम आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन KVS TGT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि अगर NC12 NC8 के बराबर हो तो आपको बताना n की वैल्यू क्या होगी। फिर से वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि अगर NCX NCY के बराबर है तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा, दिस इंप्लाइज दैट आइदर x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई तो है नहीं, 12 8 के बराबर तो है नहीं, तो x इज इक्वल टू वाई नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो x प्लस वाई मतलब 12 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहा जा रहा है लेट Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अगर आपको दिया हो कि Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल टू 21, तो आपको बताना कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको बताना कि n इज इक्वल टू क्या होगा, इस क्वेश्चन में बताना है। जहाँ पर Tn क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है और कितने साइडेड हैं, उस पॉलीगन में कितने साइडेड हैं, उस पॉलीगन में हमारे पास साइडेड कितने, जैसे Tn प्लस 1 का मतलब n प्लस 1 साइड वाला पॉलीगन है। अब देखिए, इसलिए इसके लिए मैं एक फार्मूला बता दूं। अगर कोई n साइडेड पॉलीगन होगा तो उसमें कितने वर्टेक्स, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल मैं ले लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडेड होते हैं, 4 साइड होता है तो 4 वर्टेक्स भी होता है। 4 वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स को चूज करने से एक ट्राइंगल बनता है। इसका मतलब इसमें कितने ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, 4C3, मतलब आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएँ तो 4 पॉइंट से कितने ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, 4C3 ट्राइंगल बना सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट को चूज करने से एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4C3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये करें Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। और अगर Tn प्लस 1 माइनस Tn 21 के बराबर हो तो आपको बताना कि n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि स्क्वायर है या कोई भी पॉलीगन जिसमें 4 साइड है और उसमें आपको पता करना कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो कोई भी 3 वर्टेक्स को चूज करने से ट्राइंगल बन सकता है। 4C3 ट्राइंगल्स बनेंगे यहाँ पे, 4C3 मतलब 4C मतलब 4 ट्राइंगल बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल बना सकते हैं। देखिए ये डायगोनल अगर हम मिला दें तो एक ट्राइंगल ये बन गया, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया, ये डायगोनल मिला दें कि ऊपर वाला ट्राइंगल ये तीसरा ट्राइंगल हो जाएगा और ये चौथा ट्राइंगल हो जाएगा, तो कुल 4 ट्राइंगल बनेंगे। तो अगर n प्लस 1 साइड वाला पॉलीगन है तो उसमें कितने ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, n प्लस 1 C3 ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, माइनस n साइड वाला पॉलीगन है तो उसमें C3 ट्राइंगल बना सकते हैं, इज इक्वल टू 21। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, n प्लस 1 C3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ NC2 प्लस NC3 माइनस NC3, है ना। देखिए क्या फार्मूला मैंने लगाया, ये n प्लस 1 C3 को हमने ब्रेक कर दिया, NC2 प्लस NC3 में ब्रेक कर दिया और माइनस NC3 इज इक्वल टू कितना होगा, 21। कैसे लिखा हमने, ये देखिए एक फार्मूला होता है परमुटेशन कम्बिनेशन में कि NCR माइनस 1 प्लस NCR ये किसके बराबर आता है, n प्लस 1 CR के बराबर आता है। मतलब अगर नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हों, R माइनस 1 और R 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ऊपर सेम नंबर होगा तो इसका जो रिजल्ट आता है ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है और नीचे R माइनस 1 और R में जो मैक्सिमम है उसको लिखना पड़ता है। तो जैसे देखिए NC2 प्लस NC3 में ऊपर सेम है, नीचे और 2 और 3 में मैक्सिमम कितना 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे और ऊपर एक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 C3। मतलब n प्लस 1 C3 को लिखा जा सकता है NC2 प्लस NC3 और लास्ट में माइनस NC3, तो ये कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा NC2 बराबर 21। NC2 को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 बराबर 0 हो जाएगा। इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर मिलेगा, मतलब जो वैल्यू मिलेगी वो n इज इक्वल टू कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है द वैल्यू ऑफ सिग्मा मतलब समेशन r इज इक्वल टू 1 to n NPR अपन r फैक्टोरियल क्या होगा। तो बेहतर होगा कि इसको भी हम लोग कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेके चेक कर लेते हैं। मतलब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते, हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक और कितना हो जाएगा 2PR और नीचे कितना हो जाएगा r फैक्टोरियल। पहले हम r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2P1 अपन 1 फैक्टोरियल और फिर r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2P2 अपन कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है।
तो 2p1 की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 2, और 2p2 की बात करें तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे भी कितना है 2 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, 2 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऑप्शन में हमारे इक्वल, अब ऑप्शन में हम यानी इक्वल टू 2 रखे हैं, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये तो गलत है, हमें 3 चाहिए। दूसरे ऑप्शन में अगर हम यानी इक्वल टू रखें तो 4 - 1 3, यहाँ पे 3 मिलेगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में रखेंगे 2 - 1 मतलब 1, 2 मिलेगा यहाँ से, ये इनकरेक्ट होगा। चौथे ऑप्शन में रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5 मिल जाएगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहा जा रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 12 पॉइंट्स 7 टू विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पहली बात, अगर 12 पॉइंट हमारे पास में 12 पॉइंट हो तो इससे कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, 12 C3 ट्राइंगल बना सकते हैं। उसमें से भी कहा जा रहा है 7 जो पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। इसका मतलब 7 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते थे, 7 C3 ट्राइंगल बन सकते थे। लेकिन अब चूंकि वो स्ट्रेट लाइन में तो उससे एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो टोटल ट्राइंगल में से इतने हम लोग इतना घटा दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे PGT 2004 और TGT 99 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 12/3, 11/2 और 10/1, और -7 C3 सॉल्व करेंगे तो 7/3, 6/2 और 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 11 2 जा 22, ये कितना हो जाएगा 220, -3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 7 5 जा 35, तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 185 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन PGT 2009 और TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेल एंड 2 फीमेल मेंबर्स ऑफ ए कमिटी कैन बी सीटेड अराउंड ए टेबल सो दैट नो 2 फीमेल्स आर नॉट सीटेड टुगेदर। देखिए, एक राउंड टेबल की तरफ कितने लोगों को बैठाना है, 5 मेल है और 2 फीमेल है। कहा जा रहा कोई भी 2 फीमेल साथ में ना बैठे। तो जब जिस पे कंडीशन लगा दिया जाता है कि जैसे कहते हैं फीमेल एक साथ ना बैठे, तो पहले मेल को बैठाइए। 5 मेल हैं बैठा दीजिए, जैसे यहाँ पे एक मेल को बैठा दिया, मेल नंबर 1 है ना, मेल नंबर 2, मेल नंबर 3, इसे 5 कट लगा देते हैं, तीसरा मेल, चौथा मेल और पांचवा मेल। पांच आदमियों को आपने बैठा दिया। तो 5 आदमियों को एक सर्कल के चारों तरफ कितने तरीके से, उसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। तो 5 आदमियों को आप 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा पाएंगे। अब इनके बीच में कितने गैप क्रिएट हो गए, एक गैप ये हो गया, 1 2 3 4 5 गैप हो गया। अब इस 5 गैप में आपको 2 फीमेल्स को बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठा पाएंगे, 5p2 तरीके से बैठा पाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 24, और इनटू कितना हो जाएगा 6, गैप कितना बना था हमारे पास, 5 लोग बैठाए थे ना हम लोगों ने, 1 2 3, तो गैप तो 6 बनना चाहिए ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास गैप कितना बन रहा है, 5 गैप बन रहा है। ठीक है, तो 5p2 हमारा कितना आ जाएगा, 5p2 हमारा आ जाएगा 5 × 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 × 20 कितना हो जाएगा 480 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहा जा रहा है ए पॉलीगन हैज 170 डायगोनल्स। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स इट विल हैव। तो देखिए अगर एक पॉलीगन में अगर n साइड हैं, एक पॉलीगन में कितने साइड है, n साइड हैं, तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक फार्मूला है, मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ डायगोनल्स बनते हैं आपके n-3/2। ठीक है, n-3 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉलीगन है 170 डायगोनल्स। इसका मतलब ये हो गया कि n-3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 170। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, n स्क्वायर -3n -340 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर -20n + 20n + 17n और -240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम लोग n कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा n-20, और प्लस यहाँ से 17 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा n-20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की एक वैल्यू आ जाएगी 20 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -17। तो -17 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब उसमें कितने साइड्स हैं, टोटल 20 साइड्स हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि अगर n-C6 रेशियो n-3C3 कितने के बराबर हो, 33:4 के बराबर हो, तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, n-C6 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, और इस 2 का अगर रेशियो है, ठीक है, रेशियो डिवाइडेड बाई है मतलब
और ये कितना n-3c3, ठीक है। तो n-3c3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और n-r फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n-6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना दिया गया, 33 अपॉन कितना दिया गया, 4 दिया गया है। क्या क्या कटेगा, n-6 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचा n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना जाएगा, n-3 फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 33 कितना है, 4 है, 33/4 है, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम n-1 n-2 कॉमन कर लें, ठीक है, और नीचे से कितना कॉमन कर लें, नीचे से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, इतना कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा, n-3 फैक्टोरियल बचेगा, और पहले से कितना है 3 फैक्टोरियल है, और नीचे अगर हम लोग 6 बाहर निकाल लें, 5 बाहर निकाल लें, 4 बाहर निकाल लें, तो क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल बचेगा, और कितना हमारे पास है n-3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 33/4 है, तो n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और हमारे पास 3 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n-1 n-1 ठीक है, और अपॉन 6 5 जा 30, यहाँ से 4 भी कट जाएगा, तो 6 5 जा कितना हो गया 30, और इधर कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम लोग अगर इसको ऑप्शन से चेक कर लें, अब इतने के बाद इसको फिर अगर हम ऑप्शन से चेक कर लें तो अच्छा हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं n इक्वल 10 ले लेता हूँ, ठीक है, n इक्वल 10 ले लें तो क्या बनेगा 10 × 9 × 8 और डिवाइडेड बाई 30, तो 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, चाहिए हमें 33, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन से 11 ले लें अगर यहाँ पे, तो 11 -1 10 हो गया, 11 - 2 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, और 11 3 जा कितना जाएगा 33, तो LHS RHS बराबर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। TGT 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये क्वेश्चन DSSB TGT 2014 KBS TGT 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये, द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 12। देखिए 0 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 1 होता है, 1 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है, 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है 6 फैक्टोरियल 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल की बात करें तो ये होता है 24, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है 12 से, अब 12 से ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल की बात करें तो उसमें भी वो कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल में भी, तो देखिए आ जाएगा हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 4 3 जा 12 तो आ ही जाएगा यहाँ पे। अब सभी में आगे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल सभी में 12 आता जाएगा, मतलब इसके बाद के जो नंबर हैं 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इस सभी में मुझे 12 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, हमारे पास 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 1, और 1 फैक्टोरियल हो गया 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, और आगे जितने भी नंबर हैं 4 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक उस समय मुझे 12 कॉमन मिल जाएगा। 12 कॉमन ले लिया, मतलब भीतर कोई और नंबर मिलेगा, और इस नंबर को मुझे डिवाइड करना कितने से 12 से, तो ये अगर हम लोग ये 6 + 2 8 और 9 और 10, इसका मतलब हो जाएगा 10/12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12k/12 हो जाएगा, तो ये तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 12 से, इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कहा जा रहा है देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम इज इक्वल टू व्हाट। यूपी PGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 15 पॉइंट्स हैं, पूछा जा रहा कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, तो 3 पॉइंट को चूज करने से एक ट्रायंगल बनता है, तो 15C3 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। 15C3 को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15/3 आ जाएगा, 14/2 और 13/1 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, 5 7 जा 35, 35 × 12, 35 × 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 455 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन KBS PGT 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, ए कमेटी ऑफ 6 इज टू बी चूजन, 6 पर्सन की कमेटी बनानी है, आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है 10 मेन और 7 वोमेन है, 10 आदमी है आपके पास और 7 औरतें हैं आपके पास, ठीक है। और कमेटी कितने की बनानी है, कमेटी बनानी है कुल टोटल 6 की कमेटी बनानी है। अच्छा आगे क्या दिया गया है, सो एज टू हैव एटलीस्ट 3 मेन एंड 2 वोमेन, एटलीस्ट 3 मेन और एटलीस्ट कम से कम उस कमेटी में 3 आदमी होने चाहिए और 2 औरतें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 2 औरतों को ले लिया मैंने, ठीक है, 2 औरतों को ले लिया, बनाना 6 की कमेटी, इसका मतलब ये हो गया कि 4 आदमियों को लेना पड़ेगा। फिर अगर मैं 3 औरतों को ले लूँ, है ना, 3 वोमेन को ले लूँ,
तो मैन को कितना लेना पड़ेगा, 3 मैन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई कमेटी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप 4 वोमेन ले लेते हैं, अगर आप 4 वोमेन ले लेते हैं तो इसका मतलब 2 मैन को लेना पड़ेगा, और कहा गया कम से कम 3 आदमियों को, कम से कम उस कमेटी में 3 आदमी होने चाहिए। तो इसका मतलब अब इसके बाद कोई केस नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कमेटी बना सकते हैं। अब देखिए पहला जो केस बनेगा, 2 औरतों को चूज करना है और वोमेंस कितने हमारे पास 7 है, तो 7C2 तरीके से चूज कर सकते हैं। 4 आदमियों को हम लोग 10 आदमियों में से 4 आदमियों को 10C4 तरीके से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम इतने तरीके से हो सकता है। दूसरा कमेटी कैसे बनेगा, 3 वोमेन, और वोमेन कितने 7, तो 7C3 तरीके से चूज कर सकते हैं, और 3 मैन को 10C3 तरीके से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 4410, 4 मतलब ये वाला जो केस है 7C2 इंटू 10C4 ये मिलेगा 4410, और 7C3 इंटू 10C3 ये हमको मिलेगा टोटल 4200। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 8610 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A, C, D ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।